दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों आइए आज से प्रारंभ करते हैं मोहन राकेश का कालजयी नाटक आधे अधूरे। डॉक्टर गोविंद चातक कहते हैं कि निराला के बाद हिंदी साहित्य में जिस आदमी के चारों ओर सबसे ज्यादा मिथ बुनी हुई थी वह था मोहन राकेश। मित्रों आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, इन दोनों नाटकों के बाद मोहन राकेश का तीसरा नाटक है आधे अधूरे। यह नाटक बहुचर्चित है। यह उनकी समस्त साहित्य रचना में एक मील का पत्थर रहा है। इस नाटक से पूर्व उन्होंने ऐतिहासिक प्रसंगों और चरित्रों के आधार पर दोनों नाटक लिखे, किंतु नाटकों के प्राचीन प्रसंगों और चरित्रों में उन्होंने समसामयिक संवेदना की अभिव्यक्ति ही की थी। वर्तमान के अतीत में प्रक्षेपित करके आधुनिक चेतना की अभिव्यक्ति की जा सकती है और ऐसी अभिव्यक्ति की परंपरा भी रही है, किंतु अपने समय के चेहरे को दूसरे समय के दर्पण में देखने की अपेक्षा अपने समय के दर्पण में देखना औचित्य और श्रेष्ठता के हिसाब से अधिक प्रभावशाली कहा जाएगा। और इस दृष्टि से मोहन राकेश का यह नाटक पिछले नाटकों की तुलना में अति विशिष्ट है। इस नाटक में मोहन राकेश की समसामयिक संवेदना की समसामयिक परिवेश में अत्यंत प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। इस नाटक में मोहन राकेश ने एक मध्यम वर्गीय परिवार के मध्यम से समकालीन जीवन के विभिन्न कोणों को प्रस्तुत किया है। आधे अधूरे नाटक कथानक, चरित्र और अन्य संदर्भों में मोहन राकेश के दोनों पूर्व नाटकों से बिल्कुल अलग है। इस नाटक में आज के कठोर यथार्थ की अभिव्यक्ति है। नाटककार ने अपने समय के मध्य वर्गीय जीवन की छोटी छोटी सामान्य घटनाओं के माध्यम से आधुनिक संवेदना की अभिव्यक्ति की है और सामान्य प्रसंगों के माध्यम से विविध रूपों में व्यक्त किए हैं। नाटक एक मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर चलता है। नाटक का नायक महेंद्रनाथ जीविका के लिए पत्नी सावित्री पर निर्भर होने के कारण अपने घर में उपेक्षित है। बड़ी लड़की बिन्नी मां के प्रेमी मनोज के साथ विवाह कर लेती है, किंतु उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। अशोक बेकारी के कारण कटु मनोवृत्ति को प्रकट करता है। छोटी लड़की किन्नी एक जिद्दी और उदंड लड़की है। उसकी वह संधि दशा है पर कोई नहीं समझता। सावित्री बेकार बैठे पति या पुत्र की भांति अधूरी नहीं, किंतु पूर्णता वहां भी नहीं है। मोहन राकेश ने प्रस्तुत नाटक में मानवीय संतोष के अधूरेपन का सुंदर चित्रण किया है। जैसे जिंदगी में बहुत चाहने वाले व्यक्ति की तृप्ति अधूरी रही है। इस नाटक में अलग अलग पुरुषों का उल्लेख किया गया है। सभी पुरुषों में अलग अलग प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। सावित्री ने चुनाव के क्रम में महेंद्रनाथ के साथ गांठ बांध ली, लेकिन आगे चलकर अपने को भरा पूरा अनुभव नहीं किया। वह यदि महेंद्रनाथ के बदले जगमोहन से रिश्ता जोड़ लेती तो क्या उसे पूर्णता और संतुष्टि मिल जाती? नहीं, क्योंकि जगमोहन में जुनेजा जैसे गुण मिलते नहीं और ना ही जुनेजा में सिंघानिया के जैसे गुण मिलते हैं। तो मित्रों आइए चलते हैं आधे अधूरे नाटक की ओर और इस नाटक के माध्यम से मोहन राकेश द्वारा व्यक्त जीवन के यथार्थ चित्रण और मध्यम वर्गीय परिवार की संघर्षपूर्ण कहानी को समझने का प्रयत्न करते हैं। नाटक के प्रारंभ में काले सूट वाले आदमी से परिचय कराया गया है, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी है। इसकी उम्र लगभग 49-50 के आसपास की है। चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग्य है। पुरुष 1 के रूप में वेशांतर पतलून कमीज, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। पुरुष 3 के रूप में पतलून टी शर्ट, हाथ में सिगरेट का डब्बा, लगातार सिगरेट पीता, अपनी सुविधाओं के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में। और पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी कोट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास, काइयापन। स्त्री उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष। ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण, दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। बड़ी लड़की उम्र 20 से ऊपर नहीं, भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन। साड़ी मां से साधारण, पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव।
छोटी लड़की, उम्र 12 और 13 के बीच, भाव, स्वर, चाल, हर चीज में विद्रोह, फ्रॉक चुस्त पर एक मोजे में सुराख। लड़का, उम्र 21 के आसपास, पतलून के अंदर दबी भड़कीली बुशर्ट धुल धुल कर घिसी हुई, चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट। पात्रों का परिचय करवाने के पश्चात स्थान का उल्लेख किया गया है। मध्य वित्तीय स्तर से ढहकर निम्न मध्य वित्तीय स्तर पर आया एक घर। सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा जिसमें उस घर के व्यतीत स्तर के कई एक टूटते अवशेष, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल आदि किसी न किसी तरह अपने लिए जगह बनाए हैं। जो कुछ भी है वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार न होकर कमरे की सीमाओं के अनुसार एक और ही अनुपात से है। एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता तात्कालिक सुविधा की मांग के कारण लगभग टूट चुका है। फिर भी लगता है कि वह सुविधा कई तरह की असुविधाओं से समझौता करके की गई है, बल्कि कुछ असुविधाओं में ही सुविधा खोजने की कोशिश की गई है। सामान में कहीं एक तिपाई, कहीं दो एक मोढ़े, कहीं फटी पुरानी किताबों का एक शेल्फ और कहीं पढ़ने की एक मेज कुर्सी भी है। गद्दे, पर्दे, मेजपोश और पलंगपोश अगर हैं, तो इस तरह घिसे, फटे या सिले हुए कि समझ में नहीं आता कि उनका न होना या होने से बेहतर नहीं था। 3 दरवाजे 3 तरफ से एक कमरे में झांकते हैं। एक दरवाजा कमरे को पिछले अहाते से जोड़ता है, एक अंदर के कमरे से और एक बाहर की दुनिया से। बाहर का एक रास्ता अहाते से होकर भी है। रसोई में भी अहाते से होकर जाना होता है। पर्दा उठने पर सबसे पहले चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर छोड़ा गया अध टूटा टी सेट आलोकित होता है। फिर फटी किताबों और टूटी कुर्सियों आदि में से एक एक। कुछ सेकंड बाद प्रकाश सोफे के उस भाग पर केंद्रित हो जाता है जहां बैठा काले सूट वाला आदमी सिगार के कश खींच रहा है। उसके सामने रहते प्रकाश उसी तरह सीमित रहता है, पर बीच बीच में कभी यह कोना और कभी वह कोना साथ आलोकित हो उठता है। काले सूट वाला आदमी कुछ अंतर्मुख भाव से सिगार की राख झाड़ता है। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, जैसे कोशिश से अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करके सोफे से उठ पड़ता है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हो कि मैं नाटक में से कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज का कुछ न कुछ होता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो, और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं, तो और किसी चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूं। सिगार के कश खींचता पल भर सोचता सा खड़ा रहता है। मैं वास्तव में कौन हूं? एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूं वह यहां से बाहर नहीं हूं, और जो बाहर हूं, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूं। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता, और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसलिए जहां इस समय मैं खड़ा हूं वहां मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें, उसमें और उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूं, और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है, और कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वह टहलने लगता है। मैंने कहा था, यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है।
उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियां, परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, मैं वही रहता, इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलते, या वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता और यह निर्णय करना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। फिर दर्शकों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, सिगार मुंह में लिए पल पल ऊपर की तरफ देखता रहता है, फिर हैं के स्वर के साथ सिगार मुंह से निकालकर उसकी राख झाड़ता है। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई पर पेश कर रहा हूं। हो सकता है यह नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हो, इन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्रों और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से। हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सकें इस संबंध में। इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी। हल्के अभिवादन के रूप में सिर हिलाता है, जिसके साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधला कर अंधेरे में गुम हो जाती है। उसके बाद कमरे के अलग अलग कोने एक एक करके आलोकित होते हैं और एक आलोक व्यवस्था में मिल जाते हैं। कमरा खाली है, टिपाई पर खुला हुआ हाई स्कूल का बैग पड़ा है, जिसमें आधी कॉपियां और किताबें बाहर बिखरी हैं। सोफे पर दो एक पुराने मैगजीन, एक कैंची और कुछ कटी अधकटी तस्वीरें रखी हैं। एक कुर्सी की पीठ पर उतरा हुआ पाजामा झूल रहा है। स्त्री कई कुछ संभाले बाहर से आती है, कई कुछ में घर का है, कुछ दफ्तर का, कुछ अपना। चेहरे पर दिन भर के काम की थकान है और इतनी चीजों के साथ चलकर आने की उलझन। आकर सामान कुर्सी पर रखती हुई वह पूरे कमरे पर एक नजर डाल लेती है। स्त्री थकान निकालने वाले स्वर में कहती है, ओ हो, और कुछ हताश भाव से कहती है, फिर घर में कोई नहीं। अंदर के दरवाजे की तरफ देखकर कहती है, किन्नी होगी ही नहीं, जवाब कहां से दे। सिपाही पर पड़े बैग को देखकर कहती है, यह हाल है इसका। बैग की एक किताब उठाकर कहती है, फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज कहां से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। और सोफे के पास आकर कहती है, और अशोक बाबू यह कमाई करते रहे हैं दिन भर। तस्वीर उठाकर देखती है, एलिजाबेथ टेलर, आड्रे बर्न, शर्ले मैकलेन, और तस्वीरें वापस रखकर बैठने लगती है कि नजर झूलते पजामे पर जा पड़ती है। उस तरफ जाती हुई कहती है, बड़े साहब वहां अपनी कारगुजारी कर गए हैं। पाजामे को मरे जानवर की तरह उठाकर देखती है और कोने में फेंकने को होकर फिर एक झटके के साथ उसे तहाने लगती। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। पाजामे कबर्ड में रखने से पहले डाइनिंग टेबल पर पड़े चाय के सामान को देखकर और खींच जाती है। पाजामे को कुर्सी पर पटक देती है और प्यालियां वगैरह ट्रे में रखने लगती है। इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ आए, मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। ट्रे उठाकर अहाते के दरवाजे की तरफ बढ़ती ही है कि पुरुष एक उधर से आता है। स्त्री ठिठक कर सीधे उसके आंखों में देखती है, पर वह उससे आंखें बचाता पास से निकलकर थोड़ा आगे आ जाता है। पुरुष एक कहता है, आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई। स्त्री ट्रे वापस मेज पर रखती हुई कहती है, ये अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए थे तुम। पुरुष एक कहता है, कहीं नहीं, यहीं बाहर था, मार्केट में। स्त्री उसका पाजामा हाथ में लेकर कहती है, पता नहीं ये क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहां बिखरी मिलती हैं। पुरुष एक हाथ बढ़ाकर कहता है, लाओ मुझे दे दो। स्त्री दूसरे पाजामे को झाड़कर फिर से तहाती हुई कहती है, अब क्या दे दूं, पहले खुद भी तो देख सकते थे। गुस्से में कबर्ड खोलकर पाजामे को जैसे उसमें कैद कर देती है। पुरुष एक फालतू सा इधर उधर देखता है, फिर एक कुर्सी की पीठ पर हाथ रख लेता है। कबर्ड के पास आकर ट्रे उठाती हुई कहती है, चाय किस किसने पी थी।
पुरुष एक अपराधी स्वर में कहता है, अकेले मैंने। स्त्री कहती है, तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे किन्नी को दूध दे दिया था? पुरुष एक, तो मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री ट्रे लेकर चलती है और कहती है, दिखे तब न जो घर पर रहे कोई। अहाते के दरवाजे से होकर पीछे रसोई घर में चली जाती है। पुरुष एक लंबी हूं के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। स्त्री पल्ले से हाथ पोंछती रसोई घर से वापस आती है। पुरुष एक, मैं बस थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर। स्त्री और चीजों को समेटने में व्यस्त होती हुई कहती है, मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे। वह आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे तुम। पुरुष एक हाथ रोककर कहता है, कौन आएगा? सिंघानिया? स्त्री कहती है, उसे किसी के यहाँ खाना खाने जाना है, इधर 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। पुरुष एक फिर उसी तरह मुंह के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। स्त्री कहती है, मुझे ये आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ। पुरुष एक कुर्सी से हाथ हटा लेता है और कहता है, तुम्ही ने कहा होगा आने के लिए। स्त्री कहती है, कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर बॉस है मेरा। पुरुष एक कहता है, बॉस का मतलब यह थोड़े ही ना है कि। स्त्री कहती है, तुम ज्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ उसके मातहत। पुरुष एक फिर से कुर्सी को झुलाने को होकर एकाएक हाथ हटा लेता है और पूछता है, किस वक्त आएगा? स्त्री कहती है, पता नहीं, जब गुजरेगा इधर से। पुरुष एक चिल्ले हुए स्वर में कहता है, यह अच्छा है। स्त्री कहती है, लोगों को ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। कैंची मैगजीन और तस्वीरें समेटकर पढ़ने की मेज की दराज में रख देती है। किताबें बैग में बंद करके उसे एक तरफ सीधा खड़ा कर देती है। पुरुष एक, तो लोगों को भी पता है वह आता है यहाँ। स्त्री एक तीखी नजर डालकर कहती है, क्यों, बुरी बात है? पुरुष एक, मैंने कहा है बुरी बात है, मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। स्त्री, तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है मेरी। पुरुष एक, तो अच्छा यही है कि मैं कुछ न कहकर चुप रहा करूं। अगर चुप रहता हूं तो। स्त्री, तुम चुप रहते हो और न कोई। अपनी चीजें कुर्सी से उठाकर उन्हें यथास्थान रखने लगती है। पुरुष एक, पहले जब जब आया है वह, मैंने कुछ कहा है तुमसे? स्त्री कहती है, अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे। पुरुष एक, उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर? स्त्री व्यस्त होते हुए कहती है, वह तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। पुरुष एक पोछा पड़कर कहता है, जाना तो है आज भी मुझे, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो। स्त्री, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं। और ये देखती है कि कमरे में और कुछ तो करने को शेष नहीं, और फिर कहती है, तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की? मैं बना रही हूँ अपने लिए। पुरुष एक, बना रही हो तो बना लेना, एक मेरे लिए भी। स्त्री अहाते के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। पुरुष एक कहता है, सुनो। स्त्री रुककर उसकी तरफ देखती है। वह कहता है, उसका क्या हुआ, वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? स्त्री उत्तर देती है, जब होगी पता चल ही जाएगा तुम्हें। पुरुष एक, पर होगी भी। स्त्री, तुम उसी के इंतजार में हो क्या? और वह चली जाती है। पुरुष एक सिर हिलाकर इधर उधर देखता है कि अब वह अपने को कैसे व्यस्त रख सकता है। फिर जैसे याद हो आने से शाम का अखबार जेब से निकालकर खोल लेता है। हर सुर्खी पढ़ने के साथ उसके चेहरे का भाव और तरह का हो जाता है, उत्साहपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, तनाव भरा या पस्त। साथ मुंह से बहुत अच्छे, मार दिया, लो, और अब जैसे शब्द निकल पड़ते हैं। स्त्री रसोई घर से लौट कर आती है। पुरुष एक अखबार हटाकर स्त्री को देखता हुआ कहता है, हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही हैं, इसमें देखो। स्त्री उस ओर से विरक्त होकर कहती है, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? पुरुष एक, सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हो आता। स्त्री, ओ, जुनेजा के यहाँ हो आओ। पुरुष एक, फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम मुंह तो उसे दिखाते रहना चाहिए।
स्त्री, हाँ, दिखाओ मुंह जाकर। पुरुष एक, वह 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए। स्त्री कहती है, तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वह जिंदगी में, पहले ही कुछ कम नहीं किया है। और झाड़न लेकर कुर्सियां वगैरह को झाड़ना शुरू कर देती है और कहती है, इतनी गर्द भरी रहती है हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहां से चली आती है। पुरुष एक, तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। स्त्री कहती है, न करता मदद तो उतना नुकसान तो न होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। पुरुष एक, उड़कर सोफे पर बैठता है तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया तो इसका मतलब यह तो नहीं कि। स्त्री कहती है, यहां से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो जरा। पुरुष एक उठकर फिर बैठने की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। स्त्री कहती है, उस कुर्सी पर चले जाओ, वह साफ हो गई है। पुरुष एक गाली देती नजर से उसे देखकर उस कुर्सी पर जा बैठता है। स्त्री बड़बड़ाती हुई कह रही है, पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने लगाया, एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। पुरुष एक गुस्से से उठता है और कहता है, तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे। स्त्री पूछती है, खड़े क्यों हो गए? पुरुष एक, क्यों, मैं खड़ा नहीं हो सकता? स्त्री हल्का वक्फा लेकर तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहती है, हो तो सकते हो, पर घर के अंदर ही। पुरुष एक इसी तरह गुस्सा निगलता हुआ कहता है, मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की, तो तुम्हें पता चल जाता कि। स्त्री कहती है, पता तो मुझे तब भी चल रहा है, नहीं चल रहा? पुरुष एक बड़बड़ाता हुआ कहता है, उन दिनों पैसा लिया था फैक्ट्री से, जो कुछ लगाया था यह सारा तो शुरू में ही निकाल निकाल कर खा लिया। और स्त्री कहती है, किसने खा लिया, मैंने? पुरुष एक, नहीं, मैंने। पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का? 400 रुपए महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़की की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी। स्त्री कहती है, शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था। पुरुष एक, तुम लड़ना चाहती हो? स्त्री कहती है, तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। वह आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को कोई ना कोई काम हो जाता है बाहर, शायद समझे कि मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। पुरुष एक, तो मुझसे तय करके आता नहीं कि मैं उसके लिए मौजूद रहा करूं घर पर? स्त्री कहती है, कह दूंगी आगे से तय करके आया करे तुमसे, तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। पुरुष एक कुछ धीमा पड़कर पराजित भाव से कहता है, तुम तो बस आमादा ही रहती हो हर वक्त। स्त्री कहती है, अब जुनेजा आ गया है ना लौटकर, तो रहा करना फिर 3-3 दिन घर से गायब। पुरुष एक पूरी शक्ति समेटकर सामना करता हुआ कहता है, तुम फिर वही बात उठाना चाहती हो? अगर रहा भी हूं कभी 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से? स्त्री कहती है, वजह का पता तो तुम्हें पता होगा या तुम्हारे लड़के को, वह भी 3-3 दिन दिखाई नहीं देता घर पर। पुरुष एक कहता है, तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? स्त्री कहती है, नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने पार की अपनी जिंदगी, उसी तरह वह भी। पुरुष एक कहता है, और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली है? अपने जाने भारी पड़ता हुआ कहता है, मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी। स्त्री एकटक उसकी आंखों में देखती हुई कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? पुरुष एक, कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। और सोफे पर बैठकर फिर अखबार खोल लेता है, पर ध्यान पढ़ने में लगा नहीं पाता। स्त्री कहती है, मुझे भी पता है पानी हो गया होगा, मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ, मुझे पता होता है तुम यही सब बातें करोगे। पुरुष एक जैसे अखबार में कुछ पढ़ता हुआ कहता है, हम्म। स्त्री कहती है, वैसे 1000 बार कहोगे लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो। पुरुष एक कहता है, हाँ, सिंघानिया तो लगवा ही देगा जरूर, इसीलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। स्त्री कहती है,
शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से। पुरुष एक, मैं नहीं शुक्र मनाता। जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। स्त्री फिर दृष्टि से उसे देखती हुई कहती है, और क्या क्या बात रह गई है कहने को बाकी, वह भी कह डालो जल्दी से। पुरुष एक, क्यों? जगमोहन का नाम मेरी जुबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होने शुरू हुए? स्त्री गहरी वितृष्णा के साथ कहती है, जितने नाशुक्रे आदमी तुम हो, उससे तो मन करता है कि आज ही मैं। प्रे कहती हुई अहाते के दरवाजे की तरफ मुड़ती है कि बाहर से बड़ी लड़की की आवाज सुनाई देती है, मम्मा। स्त्री रुककर उसकी तरफ देखती है, चेहरा कुछ फीका पड़ जाता है। स्त्री कहती है, बिन्नी आई है बाहर। पुरुष एक न चाहते मन से अखबार लपेटकर उठ खड़ा होता है और कहता है, फिर उसी तरह आई होगी। स्त्री कहती है, जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे? बड़ी लड़की की आवाज फिर सुनाई देती है, मम्मा टूटे 50 पैसे देना जरा। पुरुष एक किसी अनचाही स्थिति का सामना करने की तरह बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। स्त्री कहती है, 50 पैसे हैं ना तुम्हारी जेब में? होंगे तो सही दूध के पैसों से बचे हुए। पुरुष एक, मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं अपने पर इस अखबार के। बाहर निकल जाता है। स्त्री पल भर उसे देखती रहकर अहाते के दरवाजे से रसोई में चली जाती है। बड़ी लड़की बाहर से आती है। पुरुष एक उसके पीछे पीछे आकर इस तरह कमरे में नजर दौड़ाता है जैसे स्त्री के उस कमरे में न होने से अपने को गलत जगह पर अकेला पा रहा हो। पुरुष एक अपने अटपनेपन को ढक पाने में असमर्थ बड़ी लड़की से कहता है, बैठ तू। बड़ी लड़की कहती है, मम्मा कहाँ है? पुरुष एक, उधर होगी रसोई में। बड़ी लड़की पुकार कर कहती है, मम्मा। स्त्री दोनों हाथों में चाय की प्यालियां लिए अहाते के दरवाजे से आती है और उससे पूछती है, क्या हाल है तेरे? बड़ी लड़की कहती है, ठीक है। पुरुष एक स्त्री को हाथों के इशारे से बतलाने की कोशिश करता है कि वह अपने साथ सामान कुछ भी नहीं लाई। स्त्री पूछती है, चाय लेगी? बड़ी लड़की, अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लूं। गुसल खाने में जाकर सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस। स्त्री पूछती है, तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? बड़ी लड़की, कैसी हो रही हैं? स्त्री कहती है, पता नहीं कैसी हो रही हैं। बड़ी लड़की, तुम्हें ऐसे ही लग रहा। मैं अभी आती हूँ हाथ मुंह धोकर। अहाते के दरवाजे से चली जाती है। पुरुष एक अर्थपूर्ण दृष्टि से स्त्री को देखता उसके पास जाता है और कहता है, मुझे तो यह उसी तरह आई लगती है। स्त्री चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ा देती है और कहती है, चाय ले लो। पुरुष एक चाय लेकर कहता है, इस बार कुछ सामान भी नहीं है साथ में। स्त्री कहती है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। पुरुष एक, पर्स में केवल 1 ही रुपया था, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं। स्त्री कहती है, क्या पता कहीं और से आ रही हो। पुरुष एक, तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार इससे पूछती क्यों नहीं खुलकर? स्त्री, क्या पूछूं? पुरुष एक, ये मैं बताऊंगा तुम्हें। स्त्री चाय के घूंट भरती एक कुर्सी पर बैठ जाती है और पल भर उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद पुरुष एक कहता है, मेरे उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। तुम्ही ने हवा बांध रखी थी कि मनोज यह है, वह है, जाने क्या है। तुम्हारी शय से उसका घर में आना जाना न होता तो क्या यह नौबत आती कि लड़की उसके साथ जाकर बाद में इस तरह। स्त्री तंग पड़कर कहती है, तो खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो पूछना चाहते हो? पुरुष एक, मैं कैसे पूछ सकता हूँ? स्त्री, क्यों नहीं पूछ सकते? पुरुष एक, मेरा पूछना इसलिए गलत है कि। स्त्री कहती है, तुम्हारा कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत होता है, मुझे पता नहीं है। और वह बड़े बड़े घूंट भरकर चाय की प्याली खाली कर देती है। पुरुष एक, तुम्हें सब पता है, अगर सब कुछ मेरे कहने से होता इस घर में। स्त्री उठती हुई कहती है, तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती। जो 2 रोटी आज मिल जाती है मेरी नौकरी से, वह भी नहीं मिल पाती। लड़की भी घर में रहकर ही बुढ़ा जाती। पर यह न सोचा होता किसी ने कि। पुरुष एक अहाते के दरवाजे की तरफ संकेत करके कहता है, वह आ रही है, और जल्दी जल्दी अपनी प्याली खाली करके स्त्री को दे देता है। बड़ी लड़की पहले से काफी संभली हुई वापस आती है और आते हुए कहती है, ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे
तो कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस और उन दोनों को स्थिर दृष्टि से अपनी ओर देखती पाकर कहती है, क्या बात है मम्मा, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? स्त्री कहती है, मैं प्यालियां रखकर आ रही हूं अंदर से, और अहाते के दरवाजे से चली जाती है। पुरुष एक भी आंखें हटाकर व्यस्त होने का बहाना खोजता है। बड़ी लड़की पूछती है, क्या बात है डैडी? पुरुष एक, बात बात कुछ भी नहीं। बड़ी लड़की कमजोर पड़ती हुई कहती है तो सही कुछ न कुछ बात। पुरुष एक, ऐसे ही तेरी मम्मा कुछ कह रही थी। बड़ी लड़की, क्या कह रही थी? पुरुष एक, मतलब वह नहीं, मैं कह रहा था उससे। क्या कह रहे थे? तेरे बारे में बात कर रहा था। क्या बात कर रहे थे? तभी स्त्री लौट कर आती है। पुरुष एक कहता है, वह आ गई है, खुद ही बता देगी तुझे। और जैसे अपने को स्थिति से बाहर रखने के लिए थोड़ा परे चला जाता है। बड़ी लड़की स्त्री से कहती है, डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मामा? स्त्री, उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? बड़ी लड़की, वे कहते हैं कि तुम बतलाओगी और तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती। तेरे डैडी तुमसे यह जानना चाहते हैं कि। पुरुष एक बीच में ही कहता है, अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती तो रहने दो। बड़ी लड़की, पर बात ऐसी है क्या जानने की? स्त्री, बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से तू आजकल आती है वहां से, उससे इन्हें कहीं लगता है कि। पुरुष एक, तुम्हें जैसे नहीं लगता? बड़ी लड़की, जैसे कटघरे में खड़ी हो, क्या लगता है? स्त्री, कुछ है जो तू अपने मन में छिपाए रखती है, हमें नहीं बतलाती। बड़ी लड़की, मेरी किस बात से लगता है ऐसा? स्त्री पुरुष एक से कहती है, अब कहो ना इसके सामने वह सब जो मुझसे कह रहे थे। पुरुष एक, तुमने शुरू की है बात, तुम ही पूरा कर डालो अब। स्त्री बड़ी लड़की से कहती है, मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? बड़ी लड़की, जरूर पूछ सकती हो। तू खुश है ना? बड़ी लड़की बसते स्वर में कहती है, हाँ बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? और क्या ऐसे ही कह रही हूँ? पुरुष एक बिल्कुल दूसरी तरफ मुंह किए हुए कहता है, यह तो कोई जवाब नहीं है। बड़ी लड़की तुनक कर कहती है, तो जवाब क्या तभी होता है अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ? पुरुष एक, आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। बड़ी लड़की, मेरे चेहरे से क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल-घुल कर मरी जा रही हूँ? पुरुष एक तपेदिक ही होता है बस आदमी को? बड़ी लड़की, तो और क्या-क्या होता है? आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नजर आता है आपको? पुरुष एक उठकर लौटता हुआ कहता है, तेरी माँ ने तुझसे पूछा है, तू उसी से बात कर। मैं इस मारे कभी पढ़ता ही नहीं इन चीजों में। और सोफे पर जाकर अखबार खोल लेता है, पर पल भर बाद ध्यान हो आने से कि वह उसने उल्टा पकड़ रखा है, सीधा कर लेता है। स्त्री बड़ी लड़की से कहती है, अच्छा छोड़ अब इस बात को, आगे से यह सवाल मैं नहीं पूछूंगी तुझसे। बड़ी लड़की की आंखें छलछला आती, उसने में रखा भी क्या है मम्मा? जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की। पुरुष एक अखबार का पन्ना उलटता हुआ कहता है, यह हुआ कुछ जवाब। स्त्री पुरुष एक से, तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? पुरुष एक, मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही बैठा हूँ यहाँ। और अखबार में पढ़ता है, नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के लड़के की बलि। और अखबार से बाहर, आप चाहे जो कह लें, मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। फिर अखबार में से पढ़ता है, उदयपुर में मड्डा गांव में बांध के ठेकेदार का अमानुषिक कृत्य। और अखबार से बाहर कहता है, हद होती है हर चीज की। स्त्री बड़ी लड़की के कंधे पर हाथ रखे उसे पढ़ने की मेज के पास ले जाती है और कहती है, यहाँ बैठ। बड़ी लड़की पलकें झपकती वहां कुर्सी पर बैठ जाती है। सच सच बता, तुझे वहां किसी चीज की शिकायत है? बड़ी लड़की, शिकायत किसी चीज की नहीं। स्त्री पूछती है, तो? बड़ी लड़की, और हर चीज की है। स्त्री, फिर भी कोई खास बात? बड़ी लड़की, खास बात कोई भी नहीं। तो? बड़ी लड़की कहती है, और सभी बातें खास हैं। जैसे? बड़ी लड़की, जैसे सभी बातें। स्त्री, तो मेरा मतलब है कि। बड़ी लड़की,
मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है कि वह जानना बिल्कुल जानना नहीं था। स्त्री बात की गहराई तक जाने की तरह कहती है, तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है जो बड़ी लड़की कहती है, नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है। इस लिहाज से बहुत साफ आदमी है वह। तो फिर क्या उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात है जिससे नहीं, स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज्यादा खुशदिल कहना चाहिए उसे। स्त्री और भी गहराई में जाकर कारण खोजती हुई कहती है, तो फिर बड़ी लड़की, यही तो मैं भी नहीं समझ पाती, पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत है। स्त्री पूछती है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? बड़ी लड़की कहती है, ठीक है, सेहत बहुत अच्छी है। पुरुष एक बिना उधर देखे कहता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, फिर तो शिकायत किस बात की है? स्त्री पुरुष एक से कहती है, तुम बात समझने भी दोगे? और बड़ी लड़की से कहती है, जब इनमें से किसी बात की शिकायत नहीं है तुझे, तब या तो कोई बहुत खास वजह होनी चाहिए या बड़ी लड़की पूछती है, या या मैं अभी नहीं कह सकती। बड़ी लड़की, वजह सिर्फ हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। पुरुष एक उस ओर देखकर, क्या कहा? हवा? बड़ी लड़की, हाँ, हवा। पुरुष एक निराशा भाव से सिर हिलाकर और मुंह फिर दूसरी तरफ करता हुआ कहता है, यह वजह बताई है इसने, हवा। स्त्री बड़ी लड़की के चेहरे को आंखों से टटोलती हुई कहती है, मैं तेरा मतलब नहीं समझी। बड़ी लड़की उठती हुई कहती है, मैं शायद समझा भी नहीं सकती, पर अस्थिर भाव से कुछ कदम चलती हुई कहती है, किसी दूसरे को तो क्या, अपने को भी नहीं समझा सकती। और सहसा रुककर कहती है, ममा, ऐसा भी होता है क्या कि? पूछती है कि? बड़ी लड़की कहती है कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। स्त्री कहती है, तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? बड़ी लड़की, कम से कम अपने लिए तो कह ही सकती हूँ। स्त्री पल भर उसे देखती रहकर कहती है, तू बैठकर क्यों नहीं बात करती? बड़ी लड़की कहती है, मैं ठीक हूँ इसी तरह। स्त्री, तूने जो बात कही है वह अगर सच है, तो उसके पीछे क्या कोई ना कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो? बड़ी लड़की कहती है, पर कौन सी अड़चन? उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली, या उसके दफ्तर से लौटने में आधा घंटे की देरी? ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, मगर अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त भरा रहता है, और मैं इंतजार में रहती हूँ जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूं। और आखिर? स्त्री चुपचाप आगे सुनने की प्रतीक्षा करती है। बड़ी लड़की कहती है, आखिर वह सीमा आ जाती है जहां पहुंचकर वह निढाल हो जाता है। ऐसे में वह एक बात कहता है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। स्त्री जैसे किसी ने उसे तमाचा मार दिया हो, पूछती है, क्या चीज? बड़ी लड़की कहती है, मैं पूछती हूँ क्या चीज, तो भी उसका एक ही जवाब होता है, वह क्या? इसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है, वह कुछ नहीं बता सकता। पुरुष एक फिर उस तरफ मुड़कर कहता है, यह सब कहता है वह? और क्या क्या कहता है? स्त्री कहती है, वह इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही। पुरुष एक, पर बात तो मेरे घर की हो रही है। स्त्री कहती है, तुम्हारा घर? पुरुष एक, तो मेरा घर नहीं है यह, कह दो नहीं है। स्त्री, सचमुच तुम अपना घर समझते इसे तो? पुरुष एक, कह दो जो कहना चाहती हो। स्त्री कहती है, 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कहना चाहती हूँ। पुरुष एक, कह दो अब भी, इससे पहले कि 10-11 साल हो जाए। स्त्री, नहीं होने पाएंगे 11 साल, इसी तरह चलता रहा सब कुछ तो। पुरुष एक एकटक उसे देखता हुआ काट के साथ कहता है, नहीं होने पाएंगे सचमुच? काफी अच्छा आदमी है जगमोहन, और फिर दिल्ली में उसका ट्रांसफर भी हो गया है। मिला था उस दिन कनॉट प्लेस में, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। बड़ी लड़की धीरज खोकर कहती है, डैडी। पुरुष एक, ऐसी क्या बात कही है मैंने? तारीफ ही की है उस आदमी की। स्त्री कहती है, खूब करो तारीफ, और भी जिस जिसकी हो सके तुमसे। और बड़ी लड़की से कहती है, मनोज आज जो तुमसे कहता है यह सब,
पहले जब खुद यहाँ आता रहा है, रात दिन यहीं रहता रहा है, तब क्या उसे पता नहीं चला कि बड़ी लड़की कहती है, ये मुझसे नहीं पूछती। ये कहती है, पर क्यों नहीं पूछती? मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष नाटक की चर्चा हम अगले भागों में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।